गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री। अब तक हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आदिवासियों के बारे में जाना और उनकी जो भी दुर्दशाएं थी अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुई उसको जाना। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो आई होप आप अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए होंगे और ये जो चैप्टर है नियर अबाउट मुझे लगता है कि 25 मिनट में फिनिश हो जाएगा। और जो जो चीज़ें नोट करने की आप नोट करते जाएंगे। ओके, सबसे पहले नीतियाँ और लोग। ये फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। अब चलते हैं हम नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी या उनकी भावना को जो ठेस पहुंचाती थी, लोग उनका किस तरह से विरोध करते थे। अब सबसे पहले तो क्या आया, नवाबों की छिनती सत्ता। हम लोगों ने देखा कि बंगाल के जो नवाब थे उनकी सत्ता छिन गई थी। कैसे अंग्रेज़ों ने उनको उनकी सत्ता छीनने मतलब उससे मजबूर कर दिया था। कई तरह की नीतियाँ अंग्रेज़ लेके आए जिसकी वजह से नवाबों की जो सत्ता है, उनकी जो ताकत है, वो सब छिनने लगी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। अपनी श्रेष्ठ और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यानी कि हम लोग अपना चीज़ अच्छे से नहीं चला रहे, तो दूसरे की हमें हेल्प की ज़रूरत है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। ये हमने पहले भी पढ़ा था। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से समुद्र के लिए
समुद्र लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने में कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान हो चुके थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, ठीक है। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, ठीक है। कुछ तो ऑलरेडी सिपाही थे और कुछ किसान जो थे उनको भी सिपाही बना दिया गया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। सुधारों की प्रक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अब इस कानून में क्या था? इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। ये हम लेसन 8 में पढ़ेंगे क्या था। अब है जनता की नज़र। जनता क्या सोचती है? इसको पढ़ने से पहले हम ये जो पिंक में है इसको पढ़ लेते हैं। 84 नियमों की सूची। इसमें क्या था? यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी पुस्तक माझा प्रवास। माझा प्रवास किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकल थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजा ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेज दी गई थी। अब है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उस दौर के एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पे भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वो सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने सीताराम की आंखों के सामने उसे मार डाला। अपने सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने, किसने? नारगेट ने, ध्यान रखिएगा, उन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी अनुवाद किया और उसका नाम दिया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक।
सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है, इसे आप लोग इसे पढ़ेंगे हम लोग ना। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार के हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप हुआ है। हमारी रेजिमेंट के दूसरे लोगों को यह लिखकर खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का ये मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार अपने आप ही खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। उसने कहा कि आप घर चले जाइए। अब इस सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। ठीक है, क्योंकि सैनिकों ने किया था ना विद्रोह कि आपका जो ये राइफल है इसमें ये चीज़ है, तो उनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों में ही क्या हो रहा था, ये हो रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो सैनिक विद्रोह अब फिर क्या बन गया, जन विद्रोह बन गया। यदि भी शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते थे कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक ही है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 से शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों यानी कि अलग अलग कास्ट के लोग और अलग अलग स्टेटस के लोग, मतलब सब तरह के लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ दुनिया भर से ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को लटका दिया गया था। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दे दी गई और ये 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। ठीक है, देखिए 9 से स्टार्ट हुआ, फिर 10 को क्या हो गया, मेरठ की जेल पे धावा बोल दिया। वह बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया
उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों संपत्तियों को आग के हवाले कर दिए। उन्होंने फिरंगियों मतलब अंग्रेजों को कहा गया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया। वे मुगल बादशाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पर पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिए और इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। उनको ये लगा कि अंग्रेज ज़्यादा ताकतवर है तो वो नहीं चाहते थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया कि एक यूनिटी हमको बनानी है। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। यानी कि जब अंग्रेज नहीं थे तो मुगल ही थे जो हमारे देश के बहुत ज़्यादा हिस्सों पे उनका शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपना इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत का अपना समर्थन दे दिया तो ऐसी स्थिति में फिर स्थिति क्या रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। तो जब बहादुर शाह जफर ने कहा कि ठीक है, हम नेता बनते हैं और ये चीज़ हम लोग करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो था ही उनके पास में, तो अंग्रेजों को लगा कि अब तो कुछ ना कुछ होने वाला है। इतने सारे लोग हैं, बगावत कर दी उन्होंने, तो जब हमको सपोर्ट मिल जाता है किसी का तो हम उत्साह तो बढ़ ही जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता रहा। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, तो दिल्ली से चले गए। जाहिर ये खबर फैलने में अभी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। उनके देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने डिसाइड कर ली कि ये चीज़ होगी। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिले। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है।
अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांड इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। इसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया और लिखा, हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारी गाजी मीन्स धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई की। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ये देखिए, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली, हाथी घोड़े तोप सारा, कंपनी का पलटवार। अब कंपनी ने भी क्या किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब हमारा जो सिक्का है वो चलने वाला नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं एक साथ आ गए। तब इन्होंने क्या किया, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। मई में स्टार्ट हुआ 1857 पे और फिर आ गया सितंबर। ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4-5 महीने की लड़ाई हुई। सब में जोश आ गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़े की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने को अंग्रेजी फौज से घिरा हुआ पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकत की हर हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन, उनके परंपरागत अधिकार वैसे ही बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया अगर वे अंग्रेजों के साथ सामने समर्पण कर दें और अगर उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल यानी कि 1857 के बाद
अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वह पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश राज्य के हाथ में चले गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित किया गया। ठीक है, मतलब राजा के एक मंत्री समझ लीजिए आप लोग। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अंग्रेज सरकार ने क्या किया? भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब कोई किसी का इंटरफेयर नहीं, जो करेंगे यही करेंगे। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और राजनीतिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। इसको अच्छे से देखेंगे, ये रीजन और सेशन में आ सकता है। अब है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। इसको आप लोग रीड कर लेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर नंबर चलेंगे 6 पे। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे अपना। अभी तक तो खैर इसमें से आया नहीं क्वेश्चन, फिर भी हो सकता आ जाए, तो इसको जल्दी से आप एक कहते ना सरसराई निगाहों से देख लीजिएगा। चलिए, तो हमारा चैप्टर 28 मिनट में फिनिश हो चुका है, और एक दो चीज़ें थी इसमें नोट करने की। आई होप आपने नोट कर ली होंगी। यस, नोट कर लीजिएगा और चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रीजन सेशन में क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है। चलिए, फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में। और आई थिंक इस जो बुक है इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर 6। फिर हम चलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इन इवनिंग।